हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में बात करेंगे हम 11 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पे, जिसमें हम पर डे 20 टॉपिक्स कवर करते हैं। जिसमें क्या होता है, करेंट होता है, उसके बाद रिवीजन होता है और फिर ये टोटल क्या होता है, एक टेस्ट होता है। ठीक है, और लास्ट में हम आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेटेड कोट के साथ। तो देखिए क्या है आज का मोटिवेशनल कोट। एग्ज़ाम है, टेंशन नहीं, पढ़ना है, मूड नहीं। ठीक है, ये हैबिटें हमें क्या करती हैं, ख़राब कर देती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम है अगर तो टेंशन लीजिए, प्रेशर लीजिए। ठीक है, और क्या है, ऐसे मत चलिए कि ठीक है जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, वो गलत चीज़ है। ठीक है, कि मन जब करता है तभी कोई काम करो, वो गलत चीज़ है। एक दोहा है, मन के मने न चालिए, मन है पक्का घोड़ा। मतलब आपको मन अपने हिसाब से लेके जब चलने लगेगा, ठीक है, तो ये घोड़े की तरह दौड़ेगा। मीन्स कि आपको कहीं पे भी कभी भी गिरा सकता है और इसका कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लीजिए, प्रेशर लीजिए और एक डिसिप्लिन के साथ क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और मूड की बात तो कीजिए नहीं। ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं है, तो मूड आपका ना क्या है, शरीर हमेशा रेस्ट चाहती है। बॉडी हमेशा, या फिर फिजिक्स का नियम है, कोई भी चीज़ हमेशा अपने रेस्ट मोशन में जाना चाहती है। ठीक है, तो मूड किससे रिलेटेड है, बॉडी का पार्ट है, तो ये भी हमेशा आपको रेस्ट में लेके जाने की कोशिश करेगी। इसलिए एग्ज़ाम है तो टेंशन लीजिए, प्रेशर लीजिए, सीरियस होइए और पढ़ाई कीजिए। उसके बाद मूड की बात मत कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के न्यूज़ का इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है। आज का एक देखिए, हम पर डे एक वर्ड देखते हैं। तो आज का वर्ड है होपिंग। ठीक है, होपिंग का मतलब क्या होता है, विशाल। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज। उसके बाद इसका सिनोनिम्स क्या होता है, मैसिव, और क्या है, जिजेंटिक। ठीक है, होता है ना जाइंट, तो ये भी क्या है, जिजेंटिक। या फिर गिग होता है तो गिगेंटिक बोल लीजिए। एंटोनिम्स क्या है, स्मॉल और लिटिल। ठीक है, तो आपने इसका क्या देख लिया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिया। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दी कंपनी मेड अ हुपिंग $75 मिलियन लॉस। अब देखिए यहाँ पे $75 क्या है, बहुत अधिक है। $75 वो भी मिलियंस में है ना, तो इसलिए इस यहाँ पे हुपिंग यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी कि एक कंपनी ने $75 मिलियन का बहुत बड़ा घाटा सहा। ठीक है, या फिर बनाया। ओके, तो चलिए आज के सेशन के इंपॉर्टेंट हिस्से को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक है एडवांस फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट टू बिल्ड बाई 3 कंट्रीज नेम एज। तो आपको ये बताना है कि जो एडवांस फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको 3 देशों द्वारा बनाया जा रहा है। उन 3 देशों का नाम बताना है, कौन कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटेन, इटली एंड जापान, ब्रिटेन, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या है, ब्रिटेन, इंडिया एंड जापान, इंडिया, इटली एंड जापान। इसका सही जवाब क्या है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या क्या आया है, ब्रिटेन आया है, इटली आया है और जापान आया। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि हमारा जनरल अवेयरनेस का भी टॉपिक्स प्लस जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखते हैं ब्रिटेन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की करेंसी क्या होती है, बताइए। यहाँ की करेंसी होती है स्टेर्लिंग पॉन्ड्स। ठीक है, तो ब्रिटेन की करेंसी क्या होती है, स्टेर्लिंग पॉन्ड्स। और उसके बाद अगर यहाँ की कैपिटल की बात करें तो बताइए, ब्रिटेन का कैपिटल या फिर यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल, ये आप बताइए। ठीक है, कुछ आप भी कीजिए, कुछ मैं भी करूँ। उसके बाद अगर यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ऋषि सुनाक। क्या नाम है उनका, ऋषि सुनाक। ठीक है, ये बड़ा एक मिथ का विषय बना हुआ था कि ये इंडिया ओरिजिन से है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये इंडियन ओरिजिन से नहीं है। ठीक है, बस इनका नाम आपको लग रहा है, ये इंडिया के दामाद के रूप में है। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनाक। यहाँ की करेंसी क्या है, स्टेर्लिंग पॉन्ड्स। और उसके बाद यहाँ का जो कैपिटल है, बहुत इजी है, वो आप बताइए, थोड़ा सा वर्क कीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अब आते हैं इटली पे। ठीक है, इटली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इटली का कैपिटल बताइए क्या है, अगर आपको इटली का कैपिटल पता हो तो बताइए। आई एम वेटिंग फॉर दैट। इटली का कैपिटल बताइए, इटली का कैपिटल है रोम। ठीक है, इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, जियोर्जिया मेलोनी। कौन है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, जियोर्जिया
मेलानी, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको पता होता है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या बचा है, जापान के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अगर हम जानते रहेंगे ना तो फिर क्या होएगा कि हमारा टॉपिक थोड़ा सा इजी वे में कवर होता रहेगा और जीके भी थोड़ा स्ट्रांग होता रहेगा, ठीक है। तो जापान के रिस्पेक्ट में बात की जाती है कि ये 4 छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना है। उन आइलैंडों का नाम आप खुद बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एक सीक्वेंस में तैयार कीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब इनको सीक्वेंस में तैयार करेंगे तो इस पर क्वेश्चन भी बनता है, तो आप ये बताइएगा, ठीक है। और मैं यहाँ की राजधानी बताता हूँ, राजधानी है टोक्यो, ठीक है, राजधानी है टोक्यो। अगर यहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी कौन है, फूमिजो किशिदा, क्या नाम है उनका, फूमिजो किशिदा, ठीक है। देखिए ये अगर आप ये जाते हैं वर्क करने, है ना, तो जापान के यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जापान सी मिलेगा, यहाँ पे साउथ चाइना सी मिलेगा, यहाँ पे क्या है, पीला सागर मिलेगा, यहाँ पे अकोस्टक सी मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें ना ध्यान में आती हैं, जिससे आप भी थोड़ा इफर्ट करते हो तो मतलब चीज़ें आगे जाती हैं, है ना, और आप थोड़ा अच्छा सीखते हो, तो ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताइए। सीमा गुप्ता, मेघना अहलावत, मीरा टंडन या फिर निरुपमा प्रवीण। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मेघना अहलावत, ठीक है। तो मेघना अहलावत जी को क्या अभी डिक्लेयर किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए टेबल टेनिस फेडरेशन आया है तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मतलब उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ठीक है। टेबल टेनिस फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1926 में। कब हुआ था, 1926 में, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, दुष्यंत चौटाला, क्या नाम था उनका, दुष्यंत चौटाला, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है, ये मेघना अहलावत जी, ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे, अरुण कुमार बनर्जी, ठीक है। अरुण कुमार उस समय जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और वर्तमान में कौन है सेक्रेटरी आप बताइए, ठीक है। अरुण कुमार बनर्जी, ठीक है। चलिए आई थिंक ये टॉपिक कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब देखेंगे हम क्या, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन बनी है मेघना अहलावत जी, टेबल टेनिस फेडरेशन की नई प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस दिन को किया गया, बताइए। सॉरी, 10 दिसंबर 2022 को, 9 दिसंबर 2022 को, 7 दिसंबर 2022 को। इसका सही जवाब क्या है, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस डेट को किया गया है, 11 दिसंबर 2022 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ पता होता है तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा में। तो यहाँ क्वेश्चन से ही दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी 11 दिसंबर 2022 को किया गया। ये तो एक रफ टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सेशन, सॉरी अगला टॉपिक। अगले टॉपिक पे देखिए क्या है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड, बताइए। मानव अधिकार दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कब से ऑब्जर्व किया गया है 10 दिसंबर को एज अ ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। तो ये है 1948, ठीक है। 1948 में एक असेंबली हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इसको क्या किया गया था, इसकी उद्घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा। क्यों, मानवता का हनन न हो, ठीक है,
जो भी मतलब लोग हैं वो एक गरिमा में जीवन जिए पूरे संसार में, है ना। तो इसलिए 1948 को इसकी जागरूकता के लिए 10 दिसंबर को एज ए ह्यूमन राइट्स डे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए ऑब्जर्व किसने किया था इसको, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर थे, मेंबर कंट्री, उन्होंने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आया है ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नेशनल ह्यूमन NHRC है, क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बैकग्राउंड में जाके बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को क्या किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको एज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, लेकिन इसको ऐड किया गया था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसको किस डेट को अपने वहाँ इंक्लूड किया गया था, 12 अक्टूबर 1993। इसमें एक ना आया था बिल। ठीक है, बिल का नाम था सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, एक आया था 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, 28 सितंबर 1993 को एक आया था क्या बिल, सॉरी ऑर्डिनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, 28 सितंबर 1993, उसी के पक्ष में बात करके इसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी मिल गई थी। कब, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत सॉरी, गले में खिच खिच। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहे, क्या चीज़, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 28 सितंबर 1993 को जारी किया गया था। ठीक है, उसके अंतर्गत तो ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन इसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, एक होता है ना वैधानिक अथॉरिटी, तो इसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी किस कब मिला, जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत मिला। ठीक है, PHRA के अंतर्गत इसको मिला था क्या, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, किसको, अपने वहाँ के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ठीक है, स्टैच्यूटरी मीन्स क्या होता है, वैधानिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड। ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, इसके अंतर्गत स्टैच्यूटरी अथॉरिटी मिला, ये कब का है, 1993 का। और उसके बाद जो पहले क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया गया था किसके, किस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 28 सितंबर 1993, बात ये भी 1993 की ही है। चलिए इसमें थोड़ा सा और जानते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्या जानते हैं कि मतलब इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं सॉरी, अपने वहाँ के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, अरुण, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी अभी वर्तमान इसके क्या हैं, चेयरमैन हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अगर देखिए अपॉइंटमेंट की बात आती है तो चाहे चेयरमैन हो या फिर कोई मेंबर हो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, उन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के। ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्रेसिडेंट इसमें अपने खुद के मतलब बल पे ऐसा नहीं करते हैं, इसमें एक क्या होती है, कमिटी रिकमेंड करने के लिए बनती है। ठीक है, उस कमिटी में कौन कौन होता है, जो कमेटी गठित होती है उसमें होते हैं PM, प्लस कौन होता है, होम मिनिस्टर, प्लस कौन होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, किसमें, लोकसभा में। तो ये एक कमेटी बनती है जो रिकमेंड करती है किस जस्टिस को या फिर किस जज को, ठीक है, बनाया जाए क्या, चेयरमैन। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के मतलब CJI या फिर कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो। ठीक है, इन्हीं लोगों को रिकमेंड किया जाता है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए COP15 की शुरुआत कहाँ हुई है, वेयर हैज़ COP15 बिगन टू सेव द इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है USA, सी है जापान, डी है नाइजर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे, कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, तो मॉन्ट्रियल में फिर से ये हुआ है COP15। ठीक है, होल्ड अ मिनट, गले में कुछ तो हो रहा है। ओके, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में COP15 हुआ है, तो इसमें और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, बताइए। इसमें ये बन सकता है कि इसको कब से मतलब COP15 को
किस सम्मेलन के बाद से, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में इस प्रकार का कोई सम्मेलन होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम बोलते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो एक हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कन्वेंशन, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिखता हूँ, कुछ क्लियर तो होता नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था 1972 में, इस बात पे मतलब चर्चा उठी थी, और उसके बाद से क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है प्रोग्राम, एक होता है ना, तो इसमें उसका भी गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप, ठीक है। इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये भी अस्तित्व में आया था इसी कन्वेंशन के बाद, ठीक है। तो यूनेप का इस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है कहाँ पे इसका सेंटर है, तो नैरोबी केन्या में, ठीक है। नैरोबी केन्या, केन्या कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है केन्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो COP15 है, जिसमें कौन आते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कौन कौन आते हैं, मिनिस्ट्रीज आती हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, इससे कंसर्न होती हैं, ठीक है। तो ये आके सामने बात करती हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड विषय पे, ठीक है। और देखिए ये क्या है, सेकेंड हो रहा है, COP15 का फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हो चुका है, कहाँ पे? चाइना में, ठीक है। चाइना के कुनमिंग में। अभी देखिए ये जो COP15 की सेकेंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज कहाँ पे हो चुकी है बताइए? चाइनीज सिटी कुनमिंग में। कहाँ पे? कुनमिंग, ठीक है, जो चाइना में हुआ है, ठीक है। डेट इसका क्या था, डेट आप हमें बताइएगा। लेकिन ये जो अभी कहाँ पे होने वाला है, कनाडा में जो होने वाला है, इसका डेट क्या है बताइए? 7 से लेके 19 दिसंबर तक ये होने वाला है, 7 से लेके 19 दिसंबर तक, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होता है ना, तो ये इससे इर्द गिर्द भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 हेल्ड रिसेंटली? बताइए। मुंबई, गुजरात, गोवा, कोलकाता। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में, ठीक है, गोवा के पंजिम में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी हम और इकट्ठा करते हैं। क्या देखिए, अगर आया है क्या आपका 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, तो अब आपके इससे क्वेश्चन इसके बैकग्राउंड में जाके पूछा जा सकता है इंडिया के लेवल पे। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो नहीं रहा है। हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए तो ठीक है इस पेज के लिए। तो अपने वहाँ पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है, उसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे आगे बढ़ के पूछा जा सकता है, तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ओके। अभी क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हेड हैं या फिर मिनिस्टर हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो अस्तित्व में आया, ये कब आया, कैसे आया, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन बने तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कलर मैं क्या सिलेक्ट करूँ जो अच्छे से दिखे आपको? ये भी नहीं ठीक है, होल्ड अ मिनट, ये भी नहीं ठीक है, रेड ही रखते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या था, अगर हम बात करें किसमें, मेडिसिन के सेक्टर में, तो ISM&H था। क्या था? ISM&H। अब इससे ट्रांसफ़र होके क्या बना? आयुष, ठीक है। इससे इसका नाम रीनेम्ड किया गया, उसके बाद इसको क्या बनाया गया? AYUSH। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे ये रीनेम्ड होके ये बना, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता ना हो तो जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बने तो आपसे नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ISM&H क्या था? इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये क्या था? I फॉर इंडियन, S फॉर सिस्टम, M फॉर मेडिसिन एंड H फॉर होम्योपैथी,
ठीक है, ये था इसका फुल फॉर्म। अभी आयुष के फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें तो ये क्या है, ए फॉर क्या है, आयुर्वेदा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई फॉर क्या है, योगा, वाई फॉर योगा। उसके बाद क्या है, यू फॉर यूनानी, यू फॉर यूनानी। एस फॉर क्या है, सिद्धा, एस फॉर क्या है, सिद्धा। एंड उसके बाद एच बचता है, इसका मतलब होम्योपैथी, यानी कि ये और ये होम्योपैथी तो है लास्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई का मतलब क्या था, आई फॉर इंडिया, एस फॉर सिस्टम, एम फॉर मेडिसिन, क्या है ये, इंडिया सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी पहले था, इसका आयुष बना दिया गया, क्या बना दिया गया, आयुष, आयुर्वेदा, योगा और फिर यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी कर दिया गया। अब देखिए इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये मार्च 1995 में इसकी नींव रखी गई थी, किसकी, ये जो आपको ISM एंड एच दिख रहा है, कब, 1995 में, मार्च 1995 में। और फिर क्या किया गया, आयुष की मतलब स्थापना कब की गई, नवंबर 2003 में इसको रिनेम्ड करके बनाया गया, ठीक है, 2003, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्टर कौन है, ये भी आप सर्बानंद सोनोवाल को भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन वहाँ से भी आपसे बन सकता है। चलिए देखिए, सेशन अगर आपको पसंद आता है ना तो सेशन लाइक कर दिया कीजिए, कुछ जाता नहीं है, ठीक है, तो कर दिया कीजिए। ऐसे वैल्यूएबल सेशन, ऐसे नॉलेज और ऐसे क्या करंट अफेयर्स या फिर ऐसे टेस्ट सीरीज़ के लिए जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, वाराणसी के सार्वभौमिक कवरेज दिवस 2022 का उद्घाटन किसने किया, बताइए। हु इनाग्रेटेड वाराणसी यूनिवर्सल कवरेज डे। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो अगर पहचान पा रहे हैं तो यही है, देखिए ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, राम नाईक, गोपाल नंद, रमेश प्रधान, तो ठीक है ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है, तो आनंदीबेन पटेल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है, वाराणसी यूनिवर्सल कवरेज डे की, ठीक है। अब आनंदीबेन पटेल आई हैं सामने, तो इनके बारे में आप जान लीजिए, क्वेश्चन इनसे बन सकता है, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश की क्या है, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है, क्या है, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, ठीक है, गवर्नर ऑफ यूपी हैं, ठीक है। कब से हैं, 29 जुलाई 2019 से, 29 जुलाई 2019 से। अब इसके पहले ये किन किन पोस्ट पे रह चुकी हैं, ये मध्य प्रदेश में भी गवर्नर की पोस्ट में रह चुकी हैं, ठीक है, और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है तो आनंदीबेन पटेल। क्या इन्होंने मध्य प्रदेश की राज्यपाल की भूमिका निभाई है तो हाँ इन्होंने निभाई है, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, गुजरात से, ठीक है। गुजरात में इनका जन्म 21 नवंबर 1941 में हुआ था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वित्तीय सुरक्षा के लिए किस बैंक को AEG पुरस्कार मिला, बताइए। व्हाट बैंक रिसिव्ड EAG अवार्ड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसका सही जवाब है, सही जवाब क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, RRB, नाबार्ड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। देखिए यहाँ पे AAG इसका फुल फॉर्म क्या है, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग करके क्या है, एक ग्रुप है, यूरेशियन यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग, मतलब एक यूरेशियन का एक ऐसा ग्रुप जो कम्बैट करे या फिर लड़े या फिर उसके अगेंस्ट खड़ा हो, किसकी, अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ही होगा, है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म के अगेंस्ट ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें जो फिनेंशियल सिक्योरिटी में बैंक ऑफ बड़ौदा जो इंडिया का है इसको EAG अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब इसकी अगर हम तुलना करें, ठीक है, तो किससे तुलना की जा सकती है, FATF से, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में हम जा सकते हैं, FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ही इसकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फिनेंशियल एक्शन टास्क का मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था, और इसका कैपिटल कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं तो ठीक है, FATF से भी क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि मतलब मंथ जुलाई 1989 की बात है, ये याद रखिएगा, जुलाई 1989। इसमें एक बात और आती है शुरू में, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ 7 मतलब समिट हुआ था पेरिस में, G7 समिट पेरिस में जो हुआ था, ठीक है, तो इस समिट के बाद, ठीक है, ये आया था अस्तित्व में जुलाई 1989 में, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हुआ, उस समय केवल मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ये खड़ा होता था, ठीक है, उस समय सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता था। लेकिन 2001 से ये क्या करने लगा, अगेंस्ट टेररिज्म के भी खड़ा होने लगा, ठीक है। अगर कोई टेररिज्म जैसी एक्टिविटी किसी देश में प्रिवेल हो रही है, प्रचलित हो रही है, तो उसके अगेंस्ट भी खड़ा होता है। और अभी देखिए बात करें किसको, पाकिस्तान को, तो ग्रे लिस्ट में इसने अभी भी डाल रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए FATF के बारे में भी, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जॉब स्किल पोर्टल बनाया है, बताइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू AI पावर्ड जॉब स्किल पोर्टल। तो ऑप्शन है कर्नाटका, गोवा, मुंबई, न्यू दिल्ली। इसका सही जवाब क्या है, बताइए। इसका सही जवाब है कर्नाटका ने, ठीक है। अब ये है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जॉब स्किल पोर्टल है क्या। यहाँ पे क्या किया जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से, और फिर उनका ना एक साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें मेंटल का एबिलिटी टेस्ट करके उनको क्या एक सीरीज तैयार करके, ठीक है, और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य यही है, ठीक है, कि उनका मार्कशीट प्लस उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू उनको स्केल्ड अप करना और उनकी एक सीरीज तैयार करना, जिससे क्या उनको उनकी दक्षता के हिसाब से जॉब मिल सके, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, फोर्ब्स की दुनिया की 100, ठीक है, फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं का एक लिस्ट जारी किया है, जिसमें निर्मला सीतारमण से स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनका क्या स्थान है, आपसे यही क्वेश्चन है। तो 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जी इस बारी, ठीक है, 2022 में जो फोर्ब्स की लिस्ट है वुमेंस की शक्तिशाली महिलाओं में, तो 36वां स्थान है, ठीक है। अब इनकी विशेषता ये रही है, ये 4 बार, ठीक है, 4 साल से, ठीक है, उस 100 टॉप लिस्ट में बनी हुई हैं भारत से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2019 में इनका कौन सा स्थान था, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे 2019 में। देखिए 2019 से ही निर्मला सीतारमण एज अ पावरफुल लेडी फोर्ब्स के लिस्ट में हैं, ठीक है, टॉप 100 में। तो इनका स्थान 2019 में क्या था, 2020 में क्या था, 2021 में, वो जान लेते हैं। अगर हम बात करें 2019 में, 2020 में, ठीक है, 2021 में और 2022 में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। 2019 में अगर इनके स्थान की बात करें तो 34 था, ठीक है, 34वें स्थान पे थी, ठीक है, 34वें स्थान पे, यानी कि अभी की स्थिति से काफ़ी बढ़िया स्थिति में थी। उसके बाद से, ठीक है, 2020 में कौन स्थान पे चली गई, 41वें स्थान पे, यानी कि इनका रैंक और ख़राब हो गया, ठीक है। उसके बाद 2021 में क्या हुआ, 37वें स्थान पे चली आई, ठीक है, थोड़ा सा सुधार हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अभी वर्तमान में क्या है, 36 रैंक पे। तो अभी 1 पॉइंट का सुधार हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी अधिक सुधार हुआ और यहाँ पे गिरावट हुई थी, ठीक है। 2019 से 2020 में इनके रैंक में भारी गिरावट हुई थी। देखिए ये हो गया निर्मला सीतारमण जी के बारे में। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी किस मिनिस्ट्री की हिस्सा हैं, बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत है, बताइए। अभी वर्तमान में इनके हाथ में फिनांस मिनिस्टर है, ठीक है। ये अभी भारत की क्या है, बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। FM यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इनके अलावा बात करें कि, और देखिए केवल एक निर्मला सीतारमण जी नहीं थी, 6 महिलाओं को इंक्लूड किया गया था, तो 5 महिलाएं और भी हैं। तो 5 महिलाओं में कौन कौन सी हैं, एक है किरण मजुमदार और एक है फाल्गुनी नायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें किनका, किरण मजुमदार जी का, ठीक है, तो किरण मजुमदार जी कौन स्थान पे आई हैं। अगर हम किरण मजुमदार जी की बात करें तो ये 72nd, यानी कि 72वें स्थान पे आई हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें किनका, फाल्गुनी नायर, क्या नाम है इनका, फाल्गुनी नायर, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का सेशन, सॉरी, अभी सीरीज चल रहा है, ठीक है।
तो महिला सशक्तिकरण में ये एज अ मॉडल काम करेंगे, है ना। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किरण मजूमदार जी 72वें स्थान पे हैं, फागुनी नायर 89वें स्थान पर हैं, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड अगर बात की जाए, ठीक है, कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। तो किरण मजूमदार जी किस सेक्टर से रिलेटेड है, बताइए। बायोकॉन की जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वो कौन है, किरण मजूमदार शाह, ठीक है। तो बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह हैं। और ये नायका जो हैं किसकी फाउंडर हैं, नायका की फाउंडर कौन है, फागुनी नायर। नायका है ना, तो उसकी फाउंडर कौन है, फागुनी नायर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, नायका की फायर, जो नाइक होता है ना, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ देखते हैं नाइक की, इसकी फाउंडर कौन है, फागुनी नायर। और किरण मजूमदार जी क्या हैं, बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव क्या हैं, चेयरपर्सन। चलिए, इसमें और भी दो महिलाएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, किरण मजूमदार और फिर फागुनी नायर के विषय में हमने जान लिया, जो 72वें और 89वें स्थान पर अपनी स्थान बनाई थी, ठीक है। फागुनी नायर जी के बारे में एक विशेषता और है, जो नाइक की जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाली हैं, तो ये 2021 में 88वें पोस्ट पे थी, ठीक है। यानी कि इनके रैंक में एक गिरावट आई है और ये 89वें पे चली आई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कौन है, इसके अलावा भी दो और महिलाएं हैं, ठीक है। वो कौन कौन है, बताइए। चलिए, इन दो महिलाओं को ना, सॉरी, तीन महिलाएं हुई हैं, तीन महिलाओं के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ठीक है, देखते हैं आगे के टॉपिक्स। आगे क्या है, ऑटन कैपिटल की दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन है, ठीक है। ऑटन क्या करता है, ये ARTON है, ठीक है। ऑटन कैपिटल्स लिस्ट में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में फर्स्ट पे कौन है, UAE, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। तो इसका सही जवाब है UAE, ठीक है। अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 2022 में 87वां रैंक है, ठीक है। और इसमें देखिए कितने देशों को इंक्लूड किया जाता है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बने, ठीक है, तो इसमें 139 मेंबर होते हैं, ठीक है, किसके, यूनाइटेड नेशंस के। और 6 टेरिटरीज होती हैं, ठीक है। 139 मेंबर किसके हो गए, UN के, प्लस 6 टेरिटरीज, ठीक है। इनको इंक्लूड किया जाता है, फिर ये लिस्ट तैयार होती है, ठीक है। तो इसमें टॉप करने वाला है UAE। इसके पैरामीटर्स वगैरह आपके एग्ज़ाम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे कि किन पैरामीटर्स पे, तो उन पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे के टॉपिक्स। आगे का देखिए क्या है, नासा का आर्टेमिस 1 ओरियन अंतरिक्ष यान 11 दिसंबर 2022 को कहाँ गिरेगा, बताइए। किसका है, आर्टेमिस 1 ओरियन अंतरिक्ष यान किसका है, नासा का। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, है ना, कि जो आर्टेमिस 1 ओरियन अंतरिक्ष यान है वो किस देश से संबंध रखता है, तो नासा से। और 11 दिसंबर 2022 को किस डेट को गिरेगा, ये भी बन सकता है। तो आज कौन सा डेट है, 11 दिसंबर 2022, यानी कि आज ही गिरेगा। क्वेश्चन है कि कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में, या फिर किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है, वीना नायर, मोहनलाल, बेंटन क्रिक, अरुणिमा मित्तल। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वीना नायर जी को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है किनको, वीना नायर को, ठीक है। वीना नायर किस सेक्टर से रिलेटेड है, बताइए। एक इंडियन ओरिजिन टीचर है, क्या है, इंडियन ओरिजिन की एक टीचर है। तो वीना नायर क्या है, टीचर, ठीक है। इनको किस क्षेत्र में मिला है, इनको ना साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ठीक है, एक्सीलेंस के रूप में इनको प्राइम मिनिस्टर प्राइज़ मिला है, ठीक है। किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के सेक्टर में एज अ एक्सेलेंस, मतलब इनकी जो पढ़ाने की दक्षता है, ठीक है, इफ़िशियंसी है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो एक्सीलेंसी के रूप में इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे मिला है। और इसमें क्या बन सकता है, इन्होंने किन किन देशों में और टीचिंग मतलब कार्य किया है, इन्होंने 20 साल तक क्या किया है, टीचिंग किया है अलग अलग देशों में, ठीक है। 20 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहाँ कहाँ पे टीचिंग करा है, बताइए।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इन दोनों जगहों पे इन्होंने क्या करा है, टीचिंग करा है, ठीक है। यूएई साइंस की टीचर रही हैं और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया है, किनको, वीना नायर जी को, जो एक इंडियन ओरिजिन से संबंध रखती हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। दिसंबर 2022 में आरबीआई ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। मालदीव्स, जापान, साउथ कोरिया, ईरान। इसका सही जवाब है मालदीव्स, ठीक है। अब इसमें देखिए करेंसी स्वैपिंग क्या होता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंट्री ए है और ये कोई कंट्री बी है, ठीक है। अब ये इन दोनों को आपस में ना कोई भी लेन देन करनी है, ठीक है। इसको यहाँ से कुछ खरीदना है और इसको यहाँ से कुछ खरीदना है, या फिर ये देश की बात हो, कंपनी की बात हो, या इंडिविजुअल की बात हो, ठीक है। अगर ये खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर ये बी यहाँ से कुछ खरीदता है, ठीक है, और ये अगर मालदीव है, ठीक है। अब मालदीव की जो करेंसी है आप बताइएगा क्या है, और ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ से इंडिया अगर मालदीव से कुछ भी खरीदता है तो ये अपने रुपए दे के खरीद सकता है, और मालदीव क्या करता है, भारत से कुछ रुपए कुछ खरीदता है तो ये अपने करेंसी को, ठीक है, मालदीव का जो रुपी है, तो उसको यूज़ करके ये क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी स्वैपिंग बोलते हैं। मीन्स कि पहले अगर अन्य देशों के साथ बात की जाए तो उसमें ना मीडिएटरी डॉलर बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी और देश के साथ खरीदारी करने जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्या करना होगा, डॉलर में एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि अदर कंट्रीज़ डॉलर को एक्सेप्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि ये मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये करेंसी बड़ी प्रख्यात है, विख्यात है, इसी को एक्सेप्ट करते हैं मैक्सिमम डॉलर को। लेकिन जिस देश के साथ करेंसी स्वैपिंग का एग्रीमेंट हो जाता है तो वो अपने लोकल करेंसी में, रुपया में, मालदीवियन रुपी में, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदे क्या हैं, आखिर ये करने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक कंट्री यानी मालदीव से कुछ खरीदने जाते हैं तो डॉलर में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हमें कुछ खरीदारी करनी है, बहुत सारे देशों के द्वारा इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट करना है, तो डॉलर का डिमांड ना बढ़ जाएगा, और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट क्या होगी, प्रभावित होगी, और डॉलर महंगा होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हम बच पाएंगे, ठीक है। तो इस जैसे डॉलर का जो मतलब अधिक महंगा होना है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी इस करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट से, ठीक है। इससे एक प्रॉफिट तो ये होना है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो महंगा नहीं होगा आपके लोकल करेंसी के कंपेरिजन में, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर रखा जाता है या फिर फॉरेन करेंसी रखी जाती है, आरबीआई के पास बात कीजिए या फिर मालदीव गवर्नमेंट के पास जो सेंट्रल बैंक है उसके में, तो वो क्या होगा, अपने रिजर्व के रूप में रहेगा, और फिर उसे हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम डॉलर में एक्सचेंज कर करके क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी आरबीआई के पास जो फॉरेक्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा, घटोतरी होगा, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है, बताइए। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। तो ए है गूगल पे, बी है फ़ोनपे, सी है रेजर पे, और फिर क्या है, डी है अमेजन पे। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रेजर पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखिए हमने करेंसी स्वैपिंग देख लिया, आप देखते हैं G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में की जाएगी, ठीक है। इसे कहाँ और किस दिन शुरू किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन में भी बहुत सारे आंसर हैं, है ना। 18 समिट ऑफ G20 विल बी चेयर्ड बाय इंडिया इन 2023, चूज इट एंड ऑन विच डे इट विल बी स्टार्टेड। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब 9 एवं 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में, 9 एवं 11 सितंबर 2023 को पुणे में, 7 एवं 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में। बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें जो ए है ये सही जवाब है। 9 एवं 10 सितंबर 2023 में इसको दिल्ली में आयोजित किया जाएगा G20 का 18वां शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए G20 आया है आपके सामने, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि G20 का गठन कब हुआ था, ठीक है। G20 का गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है।
तो इसका गठन कब हुआ था? G20 का गठन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। 26 सितंबर 1999, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 26 सितंबर 1999 में क्या हुआ था? G20 का गठन हुआ था, ठीक है। अब इसमें मिलते कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फिर जो गवर्नर होते हैं ना सेंट्रल बैंक के, वो मिलते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करते हैं किस प्रकार की पॉलिसी रखनी है जिससे क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक है। और जो भी मतलब ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं ना, फिनेंस से रिलेटेड, है ना, या फिर इन्फ्लेशन, जो मतलब इन्फ्लेशन क्राइसिस वगैरह जो कुछ भी आती है, ठीक है, फिनेंशियल क्राइसिस, तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए, इस विषय पे क्या करते हैं ये लोग, चर्चा करते हैं और उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो G20 को हमने देख लिया, 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन क्या बने बताइए। उद्देश्य भी हमने जान लिया कि इसमें जो फिनेंस मिनिस्टर और फिर सेंट्रल बैंक के जो क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है। और फिर कंसर्न जो है ग्लोबल लेवल पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं बताइए। इसमें एक चीज़ और भी इंक्लूड किया गया है, अब क्लाइमेट चेंज पे भी, उसके मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बात की जाएगी अब, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका फर्स्ट जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे से भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कैनकुन मैक्सिको, इसका हेडक्वार्टर किसका बताइए, किसका, जो G20 का गठन हुआ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैनकुन मैक्सिको में, ठीक है, कैनकुन मैक्सिको, ठीक है। अब इसमें मेंबर स्टेट जो कुछ भी है वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक बारी पूछ चुका है बड़े एग्जाम में, है ना, तो उसको आप हटाइए। अब इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करते हैं, क्या बताइए। जो G20 समिट हुआ 2022 का, वो कहाँ पे हुआ है? बाली में, ठीक है। G20 का जो 2022 का समिट हुआ है हाल फिलहाल में, वो कहाँ पे हुआ है? बाली में। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसके बाद से अभी जो 2023 का हो रहा है तो भारत में होगा, न्यू दिल्ली में, 9 से 10 सितंबर के बीच में। उसके बाद 2024 में कहाँ पे होगा, अगर क्वेश्चन ये बने आपसे, ठीक है, कहाँ के लिए अनाउंस्ड है बताइए। इसको ब्राज़ील में 2024 में हेल्ड किया जाएगा, ठीक है। कब? 2024 में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। 2023 में तो भारत में हो ही रहा है ना। और उसके बाद कहाँ पे किया जाएगा? 2025 में साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो 2025 में साउथ अफ्रीका में, ठीक है। चलिए, आई थिंक इतना इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। फर्स्ट समिट इसका कहाँ पे हेल्ड किया गया था बताइए, ये हमने पूछा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, है ना, जिसमें क्या होता है बताइए। इसमें लार्जेस्ट इकोनॉमीज को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है? प्रॉब्लम बड़े लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो हमने जान लिया, ठीक है। फर्स्ट समिट कहाँ पे इसका हुआ था? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बताइएगा G20 का फर्स्ट समिट कमेंट में कहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर एवं शिरडी को जोड़े जाने वाले किस माह, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है किस डेट को। तो 11 दिसंबर 2022 को किसको जोड़ा जा रहा है? नागपुर एवं शिरडी को। अब इसमें उद्घाटनकर्ता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब किस महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा? विच हाईवे कनेक्टिंग नागपुर एंड शिरडी विल बी इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। किस डेट को? आज ही के डेट को, यानी कि 11 दिसंबर को। तो बताइए, ऑप्शन है समृद्धि मार्ग, समृद्धि महामार्ग, स्वर्ण महामार्ग, कर्मा महामार्ग, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा है, जो किसको लिंक कर रहा है? नागपुर एवं शिरडी को, ठीक है। नागपुर और शिरडी को लिंक कर रहा है और ये उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संपन्न हो रहा है। किस डेट को हो रहा है? वो है 11 दिसंबर, ठीक है। तो इस समृद्धि महामार्ग से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान रखिएगा। सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए।